सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन 12th स्टैंडर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है इंडेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनेट इंटीग्रल में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस कर ले रहा हूँ। इंडेफिनेट इंटीग्रल में 3 तरह के इंटीग्रेशन पढ़ने, ठीक है। इंटीग्रेशन सबसे पहला जो पढ़ना है दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एंड जो तीसरा है दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या? पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये 3 टाइप के इंटीग्रल्स आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे, तो हम तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा आता है दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड द थर्ड इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कंप्लीटली समझ जा रहे हो तो ये कंप्लीटली आसान हो जाता है आपके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है ये कंप्लीटली इन दोनों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। सो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये सब अपने आप में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अब ये डिस्कस कर लूँगा आपके साथ कि इंडेफिनेट इंटीग्रल है क्या बेसिकली, राइट। मैं इंडेफिनेट इंटीग्रल का जस्ट एक रफ जो डेफिनेशन है मैं वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। सो इंडेफिनेट इंटीग्रल इज द रिवर्स प्रोसेस, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब जो डिफरेंशिएशन करे थे उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। तो रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या, अभी यहाँ पे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंशिएशन में आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था, जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ dy बाई डी एक्स है, मैं dy बाई डी एक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये था डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो y कोई फंक्शन था जिसका कि ग्राफ इस तरीके से था, है ना। एंड हम लोगों ने स्टडी किया था dy बाई डी एक्स के बारे में, मतलब ये वाला चीज़ क्या था भाई, ये था dx, राइट। वेरी स्मॉल चेंज इन x, मतलब डेल एक्स टेंड्स टू 0, जिसको हमने dx नाम दिया था। एंड ये जो चीज़ आया था, ये वाला पोर्शन है ना, ये था हमारा dy। मतलब हम किसी भी फंक्शन के लिए वहाँ पे हमने स्टडी किया था कि dy बाई डी एक्स क्या है भाई, तो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। या तो आप दूसरे शब्द में हमने इसको बहुत सिंपल तरीके से ऐसा बोला था कि हाउ फास्ट y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x और हाउ फास्ट y इज चेंजिंग इटसेल्फ एज x इज चेंजिंग। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, हमने वहाँ पे ये नेचर इसका फाइंड आउट किया था कि किसी भी कर्व की बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया है f(x), तो जैसे जैसे x चेंज हो रहा है तो y में क्या चेंजेस आ रहे हैं हम लोग इसको जज कर रहे थे, एंड इसका नेचर किस तरीके का आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स ये क्या था 2x, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ y मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x वॉज 2x। मतलब एक्स स्क्वायर का रेट जो होगा चेंज होने का x का रेस्पेक्ट में रेट, वो क्या होगा, जिसका नेचर होगा 2x टाइप का। मीन्स किसी भी पॉइंट की बात करें, x के किसी भी पॉइंट की करस्पॉन्डिंग बात करूंगा मैं, जैसे ये वाला कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाला कर्व, ठीक है, ये इस तरीके का। तो ये x एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है, फॉर्मेलिटी के लिए दिखा लीजिए आप, राइट। और ये ओरिजिन रहता है आपका, सही है, बिल्कुल सही बात है। तो dy बाई डी एक्स मतलब मान लो कि मैं dx इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये कुछ dx है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो चेंज हुआ है ये dy हुआ है, राइट है। तो dy बाई डी एक्स ये वाली चीज़ है, ये रेशियो बाई ये रेशियो, मतलब किस पैटर्न में इन दोनों का रेशियो चेंज हो रहा है, तो 2x के पैटर्न में हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग ना कि फंक्शन को तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं। हमने फंक्शन को ऐसा y बाई एक्स के फॉर्म में नहीं पढ़ा था, dy बाई डी एक्स, मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जब dx टेंड्स टू 0 हो जा रहा है, मतलब dx टेंड्स टू 0 मतलब कितनी छोटी टुकड़ी की बात करें हम लोग, है ना। तो ये जो चेंज का जो रेशियो है y के और x के चेंज का जो रेशियो है, वो चेंज अपने आप में बहुत ही स्मॉल है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज होता है वो, राइट है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शंस को, जितने भी फंक्शन की आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर रहे हो, हर फंक्शन को आप तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हो, मतलब बारीकी से हर एक पॉइंट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इसका नेचर क्या है, इस पॉइंट पे इसका dy बाई डी एक्स का नेचर क्या है ना। तो वो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x आया, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स कहाँ पे, तो एट x इक्वल्स टू 1, तो ये क्या आएगा, तो 2 × 1 मतलब 2 आएगा। dy बाई डी एक्स कहाँ पे, तो मैंने बोल दिया एट x इक्वल्स टू -1, तो ये क्या आएगा, -2 आएगा, राइट है। तो हर एक पॉइंट के ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं
मतलब फंक्शन को हम ब्रेक कर रहे हैं। और इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो किसी भी फंक्शन को जब हम तोड़ के स्टडी कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको हम लोग, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब ही होता है भाई तोड़ना, ठीक है। आप उसको तोड़ के स्टडी कर रहे हो फंक्शन को, एक ही पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्टडी कर रहे हो आप। बट अब इंटीग्रेशन जो होता है ना, अब ये उल्टा होता है उसका। मैंने बोला यहाँ पे डेफिनेशन जो बताया, इंडेफिनाइट इंटीग्रल इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या किया आपने कि डिफरेंशिएशन में आपने किसी फंक्शन को तोड़ के टुकड़े टुकड़े में हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग उसके नेचर का आपने स्टडी किया, राइट। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया रहेगा कि कोई तो फंक्शन है y इक्वल टू fx जिसका कि डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2x है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि कोई तो एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन रहा होगा y इक्वल टू fx, पता नहीं कि क्या है, जिसका कि डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2x है। तो बताओ कि ये फंक्शन y क्या रहा होगा, राइट। मतलब यहाँ पे आपको ये दिया रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, हाउ फास्ट y इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये नेचर यहाँ पे दिया हुआ है किसी फंक्शन का। वी डोंट नो कि कौन सा फंक्शन रहा होगा अभी फॉर नाउ, राइट। तो इसका यहाँ पे ये नेचर दिया हुआ है। अब पूछ रहा है ये फंक्शन बताओ कि किस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग इसका dy बाई dx 2x आया होगा। मतलब यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है बेटा y बताओ कि क्या रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो y फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जैसे ये डिफरेंशिएशन दिया है dy बाई dx है, सो dy बाई dx से y को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इंटीग्रेशन कहते हैं, राइट। सो अभी तक हमारे पास y दिया हुआ था, हमने उसको सिंपली डिफरेंशिएट किया था, राइट है। अब क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में दिया रहेगा। अब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि ये फंक्शन क्या रहा होगा, राइट। उल्टा हो रहा है, फंक्शन दिया था, दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। पहले हमारे पास फंक्शन दिया था y, अब बोल रहा था dy बाई dx बताओ कि क्या होगा, राइट, क्या होगा। अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है, अब क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास dy बाई dx दिया हुआ है, अब ये बताओ कि y क्या रहा होगा। समझ रहे हो। तो ये उल्टा प्रोसेस हो गया ना। आप y से dy बाई dx फाइंड कर रहे थे, अभी dy बाई dx दिया है और आपको y फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो आपने डिफरेंशिएशन में किया था जस्ट उसका उल्टा काम कर लीजिए, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन, राइट। सो इस वजह से यहाँ पे कहा गया है इंडेफिनाइट इंटीग्रल इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। मतलब फंक्शन को हमने छोटे छोटे टुकड़े में हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैंने कहा स्टडी किया। अब dy बाई dx का नेचर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है बताओ कि फंक्शन क्या रहा होगा। अभी यहाँ पे मैंने आपके सामने एक डिफरेंशिएशन लिखा है कि कोई फंक्शन fx लिया है जिसका कि डिफरेंशिएशन स्मॉल fx है। यहाँ पे ये फंक्शन कैपिटल fx लिया है जिसका डिफरेंशिएशन स्मॉल fx है। अगर ये इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन आता है देन वी से दैट, है ना, देन वी से दैट हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, कहते हैं कि कैपिटल f ऑफ x, है ना, इज कॉल्ड एज क्या कहते हैं इसको, इंटीग्रल, राइट है, इंटीग्रल ऑफ स्मॉल fx। और प्रिमिटिव, इसको हम प्रिमिटिव फंक्शन भी कहते हैं, प्रिमिटिव फंक्शन या ओरिजिनल। भैया प्रिमिटिव मतलब होता है ओरिजिनल यार, है ना, ओरिजिनल फंक्शन। दोबारा समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये वाला लाइन अगर तुम समझ गए मतलब तुमको, है ना, इंटीग्रेशन का सार समझ में आ गया सारा, ठीक है। बच्चे इस चीज़ को समझ लेना, इस बॉक्स को खाली। मैंने बोला कोई भी फंक्शन है fx, हमने बस यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन लिया क्योंकि जैसे मान लो कि अभी हमने डिफरेंशिएट किया था, है ना, किसको, x स्क्वायर को, तो ये आया था 2x, राइट है। तो यहाँ पे ये भी तो फंक्शन ऑफ x है और अगर फंक्शन ऑफ x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये भी एक फंक्शन ऑफ x से प्रोड्यूस करके जाएगा, कॉमन सेंस है। सो यहाँ पे कोई कैपिटल fx फंक्शन लिया जिसका कि डिफरेंशिएशन स्मॉल fx आया। और अगर ऐसा आता है, ठीक है, मैंने आपको अब भी समझाया कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर इसका डिफरेंशिएशन fx है तो fx का जो इंटीग्रेशन आया होगा, ठीक है, देन वी से दैट fx इज द, है ना, fx इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन ऑफ fx। मतलब fx का जो इंटीग्रेशन आया होगा वो क्या आया होगा, कैपिटल fx आया होगा, ठीक है, ये वाली चीज़। या फिर इंटीग्रेशन को हम कई बार हम प्रिमिटिव फंक्शन भी कहते हैं या ओरिजिनल फंक्शन। मतलब इंटीग्रेशन है क्या, व्हाट इज बेसिकली इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन क्या है बच्चा। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है फाइंडिंग द ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है, फाइंडिंग द प्रिमिटिव, है ना, प्रिमिटिव या ओरिजिनल फंक्शन या ओरिजिनल फंक्शन।
कि भाई dy बाई डी एक्स हमारे पास दिया हुआ है, राइट, तो वो y dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, तो एक्चुअली y क्या रहा होगा अपने को ये पता करना है ना। तो वो है वो वाला प्रोसेस जो होता है ना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन कहते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे समझना कि अगर इसको इंटीग्रेशन कहते हैं तो इसके लिए नोटेशन कुछ इस्तेमाल करते होंगे, जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन के लिए नोटेशन इस्तेमाल किया था उसी तरीके से इंटीग्रेशन के लिए नोटेशन भी इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पे अगर नोटेशन लिखना है आपको, ठीक है, तो नोटेशन इस तरीके से लिखा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, राइट है। अभी यहाँ पे समझिएगा जरा सा, ठीक है। मैंने अभी आपको यहाँ पे आधी जानकारी बताई है, आधी जानकारी मैंने आपसे छुपा के रखी है, अब आपको मैं रिवील करने जा रहा हूँ कि क्या है वो आधी जानकारी। जैसे यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने लिखा स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कल को ऐसा आ जाए, ठीक है, कि डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा सर, कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स और 1 का डिफरेंशिएशन 0, मतलब ये भी एफ एक्स ही देखी जाएगा। सही बात है भाई। तो कल को अगर सर ऐसा आ गया तो क्या होगा, एफ एक्स कैपिटल में प्लस 2 आ गया तो भी यही आएगा आंसर। सर अगर ऐसा आ गया कल को डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 100 आ गया तो भी 100 तो कांस्टेंट है, फिर से वही देखी जाएगा आपको, करेक्ट है। सो इन जनरल अगर मैं ऐसा लिख लूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एनी कांस्टेंट टर्म सी, ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर यहाँ पे सी ऐड भी किया आपने तो भी इसका डिफरेंशिएशन सी का 0 ही आएगा, मतलब अल्टीमेटली आपको एफ एक्स ही सिर्फ आंसर मिलने जा रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे एफ एक्स प्लस सी भी लिख लूँ तो भी आपका आंसर यही आने जा रहा है, राइट है। मतलब अगर आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। कोई जरूर अभी ये सी का वैल्यू क्या है आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। सी तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी रहेगा तो भी वही आंसर आएगा, 2 भी रहेगा तो भी वही आंसर आएगा, -100 है तो भी वही आंसर आ रहा है, इन्फिनिटी है कोई कांस्टेंट, मतलब कोई बड़ा सा नंबर है तो भी वही आंसर आने वाला है। मतलब हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सी के आपका आंसर यही आने वाला है। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स आ सकते हैं, बिल्कुल, राइट है। तो जैसे जैसे सी का वैल्यू चेंज होगा ये अपने आप में चेंज हो जाएगा भाई, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे चूंकि ये जो सी है ना ये फिक्स नहीं है, तो ये सी की वजह से ये वैल्यू क्या है, इंडेफिनाइट है ना, इंडेफिनाइट, राइट। तो इसकी वजह से इस टॉपिक का जो नाम पड़ा है ना इंडेफिनाइट इंटीग्रल पड़ा है, ठीक है। ये जो सी है ना ये सी की वजह से इस टॉपिक का नाम इंडेफिनाइट इंटीग्रल पड़ा है कि भाई चूंकि ये जो सी है मालूम नहीं कि क्या है, तो ये सी मालूम ही नहीं कि क्या है, तो ये क्या देखे जाने वाला है हम बता ही नहीं सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू क्या आने वाला है। सो वी कैन नॉट एनालाइज द एग्जैक्ट वैल्यू, सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज इंडेफिनाइट इंटीग्रल, राइट। और अगर आप इस चीज़ को कॉन्सेप्चुअली और ग्राफिकली अगर सीखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, तो मैं आपको जरा सा यहाँ पे ये एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूँ भाई, है ना, कि कोई भी फंक्शन यहाँ पे है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, ये एफ एक्स डी एक्स लिखा ये सिंबल होता है, एंड इसको रीड करते हैं हम लोग, है ना, किस तरीके से रीड करते हैं ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। रीड दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और इंटीग्रेशन को जो सिंबल होता है बेटा, है ना, कंप्लीटली जो सिंबल होता है ये ध्यान रखिएगा। बच्चे लोग ना सिंबल की तो मतलब जैसी की तैसी कर देते हैं, ठीक है, ये खाली ये वाले लिख लेते हैं, समझते हैं हो गया इंटीग्रेशन, नहीं, ये वाला और यहाँ पे जिस फंक्शन को लिख रहे हो ये फंक्शन लिखो यहाँ पे एंड डी एक्स यहाँ पे। सो दिस इज द कंप्लीट सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, राइट, ध्यान रखिएगा। कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, एनी फंक्शन, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट सिंबल ऑफ द इंटीग्रेशन एंड इसको हम लोग रीड करते हैं कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अच्छा अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब क्या है, अब जरा सा मैं आपको थोड़ा सा डीप में लेके जा रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी समझ सको। ये जो इंटीग्रेशन का ये सिंबल है ना ये आया कहाँ से मालूम है, ये आया है एस से, ठीक है, ये यहाँ से पैदा हुआ है एस, इसको खींचो 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 बन जाएगा ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरीके से भाई एनालाइज किया जाता है इसको, ठीक है। तो एस मतलब क्या होता है, एस मतलब होता है भाई समेशन, एस मतलब समेशन, तो समेशन किसका, समेशन ऑफ व्हाट, एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो एफ एक्स मतलब क्या, ये वाली हाइट, अगर ये फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है
तो एफ एक्स मतलब क्या, ये वाली हाइट, और डी एक्स मतलब क्या, ये वाली विड्थ, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान के चल रहा हूँ लगभग, ठीक है, जब हम लोग डी एक्स टेंड्स टू 0 लेते हैं, मतलब ये जो विड्थ रहेगी बहुत निग्लिजिबल हो जाएगा। तो उस केस में ये वाली जो हाइट रहेगी और ये वाली जो हाइट रहेगी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो मैं किसी भी हाइट की बात कर ले रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये एफ एक्स है, ठीक है, एंड डी एक्स ये है, तो ये वाली हाइट और ये वाली विड्थ, तो इसका अगर प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, ये दे देगा सर एरिया दे देगा, ठीक है, एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं चाहूँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप्स बना सकता हूँ, बिल्कुल। और अगर इन सारे सबके है ना समेशन अगर लिए गए तो ये क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा एरिया। कहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे बना हुआ इस कर्व के अंडर का एरिया, ये वाला पूरा एरिया मिलेगा, ठीक है। बट अभी फिर से, अभी कहाँ से कहाँ तक आपको एरिया कवर अप करना है मालूम है क्या, नहीं मालूम है सर, बिल्कुल मालूम ही नहीं है मुझे कहाँ से कहाँ तक लेना है। हो सकता है भाई यहाँ से यहाँ तक लेना हो, राइट, हो सकता है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर कहीं भी आ सकता है, करेक्ट है। सो ये जो सी है ना, ये इस वजह से आता है कि चूंकि हमें लिमिटेशन मालूम नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया कवर अप करना है, तो इस वजह से वो एक इंडेफिनाइट वैल्यू दे करके जाता है, राइट। जब आप डेफिनाइट इंटीग्रल में आओगे तो वहाँ पे ये वाला सी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमें मालूम होता है कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। सो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का एक दूसरा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप इस तरीके से भी कह सकते हो, यू आर फाइंडिंग आउट द एरिया अंडर द कर्व ऑन द एक्स एक्सिस, राइट, यू आर फाइंडिंग आउट द एरिया अंडर द कर्व ऑन द एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। जस्ट ये मैंने आपको समझने के लिए कि एक और तरीके आप जान लो ज्योमेट्रिकली, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा कब, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल में एंटर करोगे तब, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से और भी डिटेल में बताया जाएगा कि डेफिनेट इंटीग्रल में इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडेफिनाइट इंटीग्रल। मतलब अभी तक का जो यहाँ से अभी तक ये टोटल चीज़ आपने पढ़ा है ना, इसका कंक्लूजन मैं अगर निकालना चाहूँ, ठीक है, इसका कंक्लूजन मैं अगर निकालना चाहूँ तो मैं बस एक ही लाइन में बस यही कहूँगा कि भाई अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जैसे यहाँ पे लिया है ये वाला, ठीक है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, अगर किसी फंक्शन कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, स्मॉल एफ एक्स आया है जो यहाँ पे लिखा था मैंने, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो वो वाला फंक्शन आएगा, ठीक है, एफ एक्स प्लस सी। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर, मतलब मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ बच्चे कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जैसे 2x आया था, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x, मतलब सिंबल तो लिखना जान गए तुम लोग, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x अगर पूछ दिया तुमसे तो क्या बोलोगे, मैं बोलूँगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी क्यों, अरे क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट भी हुआ तो भी उसका डिफरेंशिएशन 2x ही आने वाला है, राइट है। तो इन जनरल अगर मैं अभी ऐसा पूछूँ आपसे, ठीक है, मैं कोई दूसरे फंक्शन के बारे में अब पूछ सकता हूँ मैं आपसे, एंड आप उसका आंसर भी बता दोगे, ठीक है, कि बहुत सिंपल तरीके से इसको आप हैंडल कर लोगे। जैसे ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, ठीक है, तो सर इसका डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स ही रहता है। मतलब अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा गया तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ई रेज टू एक्स प्लस सी आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक ये जो सी है ना, इसको कभी भी भूलना मत, ठीक है। अगर ये भूल गए मतलब आप इंडेफिनाइट इंटीग्रल में नहीं हो बेटा, ठीक है। आपने टॉपिक का नाम ही बदनाम कर दिया मतलब नाम ही पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, आपको पढ़ ही नहीं रहे हो, पता नहीं आप क्या पढ़ रहे हो फिर, राइट। फिर वो डेफिनाइट इंटीग्रल में आप डायरेक्टली जंप कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा। तो ये सी के कारण ही इस टॉपिक का नाम इंडेफिनाइट इंटीग्रल पढ़ा है। तो ये सी को कभी नहीं भूलना है, जिसकी वजह से इसका वजूद है उसको मत भूलना बेटा। तो ये सी अगर भूल गए, मान लीजिए एग्जाम में आपने नहीं लिखा ना, तो वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। मार्क्स डिडक्शन वगैरह करने के लिए उनके पास एक स्कोप मिल जाता है कि बेटा तुम ये इंडेफिनाइट इंटीग्रल के क्वेश्चन को तुमने डेफिनाइट के फॉर्म में क्यों आंसर लिखे हो, ठीक है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। चलिए अब मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले के ऊपर आता हूँ कि फॉर्मूले किस तरीके से इसमें डेराइव किए जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा कि अगर आपको डिफरेंशिएशन मालूम है तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होने वाला है। तो चूंकि मैंने सबसे पहले यही कहा इंटीग्रेशन इज़ व्हाट, रिवर्स प्रोसेस है ना, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन आ रहा है तो इंटीग्रेशन आना ही है आपको, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं पहले डिफरेंशिएशन के साथ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स से स्टार्ट करता हूँ मैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कॉस एक्स होता है। मतलब अगर ये कॉस एक्स होता है इसका डिफरेंशिएशन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स
ज़रूर साइन एक्स आया होगा, है कि नहीं। एंड सर सी लिख लूँ? हाँ लिख लीजिए ना, बिल्कुल लिख लीजिए आप, ठीक है। पहला। दूसरा, मैं अगर डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है सर? इसका डिफ्रेंसिएशन आता है साइन एक्स, माइनस के साथ आता है, ठीक है। तो अगर मैं ये माइनस को मैं इस तरफ ला के सोचूँ तो माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? साइन एक्स। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ अगर साइन एक्स लिखना होगा तो क्या लिखूंगा सर? माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिख लूँगा, ठीक है, राइट। समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कोई बच्चा कहेगा सर मैं ऐसे लिखूँ क्या, माइनस साइन एक्स इधर रहने देता हूँ इसको, चूँकि ये कॉस एक्स था, है ना, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स था, तो मैं माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस कॉस एक्स लिख सकता हूँ। अरे चलता है यार, कैसे भी कर लो आप, ठीक है। बस माइनस साइन का उलट फेर है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको मालूम तो है, सारे बच्चे जानते हैं, है ना। तो ये इसका डिफरेंशिएशन माइनस है था, तो मैं इस माइनस को इस तरफ ले आ रहा हूँ तो ये प्लस बन जाएगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा, आप जानते हैं क्या tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सिंपल है सर, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो सेक स्क्वायर एक्स अगर होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन किसी ने पूछ दिया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो कहेंगे tan एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ सी आया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ना सी लेकर के चलो मनी मन साथ में, ठीक है, ये मत सोचना कि यहाँ पे नहीं लिख रहे हो आप, ये साथ में रहेगा हमेशा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, रेफरेंस के लिए आपके लिए आसान रहेगा समझने के लिए, ठीक है। tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, साइन कॉस tan, अभी देख लीजिए कॉसेक का डिफरेंशिएशन, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हो आप सर? माइनस कॉसेक एक्स एंड इंटू कॉट एक्स लिखते हैं, राइट। मतलब अच्छा, ये माइनस को मैं वापस मैं इस तरफ लिख के आ जा रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स एंड इंटू कॉट एक्स अगर किसी ने पूछ दिया, घबराने नहीं है कि अरे ये तो बहुत बड़ा टर्म है ना, अरे इसका डिफरेंशिएशन मालूम है भाई कि किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन था, तो ये माइनस कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन था, तो ये आंसर लिख लीजिए ना आप, ठीक है। ये इस तरीके से सारे के सारे फॉर्मूले बेसिक वाले डेराइव कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी कौन सा, सेक एक्स लिख लो आप, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सर सेक एक्स एंड इंटू tan एक्स, सही बात है बच्चे, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स एंड इंटू tan एक्स क्या लिखिएगा सर? सेक एक्स हो जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी हो जाएगा, राइट है, ओके। एंड नेक्स्ट, उसके बाद छठा, डिफरेंशिएशन ऑफ कौन सा बच गया, इसका कॉट एक्स बच गया जी, है ना, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, जब भी माइनस राइट साइड पे देखिए इसको लेफ्ट साइड पे लाके सोचिए अब, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या बचेगा? माइनस कॉट एक्स बचेगा, एंड प्लस हमेशा जो सी है वो उसको लेके चलना है, इसको कभी छोड़ना नहीं है, बुरा मान जाएगा ये भाई, ठीक है, गलत हो जाएगा फिर आपका तरीका। तो ये सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन दूसरा, ठीक है। एंड सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स का, सेक एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पे ये 6 फॉर्मूला मिला। देखो यहाँ पे साइन एक्स का और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन मिला, क्या तुम्हें tan एक्स का, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं बेटा, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तुम्हें यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मिला, क्या तुम्हें tan एक्स का इंटीग्रेशन मिला? नहीं मिला, ठीक है। हैव पेशेंस, मैं आपको बताऊंगा कि tan एक्स का इंटीग्रेशन किस तरीके से फाइंड आउट करता है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, सारी की सारी बातें करेंगे। tan एक्स हो गया, cot एक्स बच गया, cos एक्स बच गया, sec बच गया, इन सारे के सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बातें करेंगे। फिलहाल जो हमारे पास डिफरेंशिएशन था उसका रिवर्स हमने सिर्फ देखा कि किस तरीके से उसका इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे, राइट। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हट के जरा सा मैं आता हूँ अलजेब्रिक फंक्शंस पे आता हूँ। अलजेब्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, ये सारे के सारे फंक्शंस जो अभी रह गए हैं ना, तो ये सारे के सारे फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन आप लोगों को मालूम नहीं, आई होप, ठीक है। तो इसके बाद 7th हमारे पास है किससे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, एक्सपोनेंशियल से स्टार्ट करता हूँ। अभी बताया था आपको ई रेस टू एक्स, तो अगर यहाँ पे प्लस सी भी रहा तो ई भी आएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज ई रेस टू एक्स प्लस सी, है ना, सही बात है सर। नेक्स्ट 8th है ना, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स, तो ये क्या होता है, ए रेस टू एक्स एंड इंटू लॉग ऑफ ए, है ना। बेहतर है मैं ये लॉग ही क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो मैं बेहतर ऐसे नहीं सोच सकता हूँ क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स बाई लॉग ए,
है ना, एंड दैट इज ए रेज टू एक्स। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स को ए रेज टू एक्स बाई लॉग ऑफ ए एंड प्लस कॉन्स्टेंटम सी लिखा जाएगा, राइट है, सही बात है। नेक्स्ट 9th में आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, क्या लिखते हैं बच्चा, 1/x लिखते हैं सर, ठीक है। तो 1/x का इंटीग्रेशन कल को आपसे किसी ने पूछ दिया तो बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन log x होगा, भाई बड़ा सिंपल है, राइट। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट अगर किसी ने ऐसा बोला कि d बाई डी एक्स है ना, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1, सर ये ऐसे क्यों लिखा है, मैं आपको अभी तुरंत क्लियर कर देता हूँ कि ऐसे क्यों लिखा है। मैं पहले इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। n प्लस 1 कैसा है, कांस्टेंट है, तो ये n प्लस 1 बाहर रहेगा और x रेज टू n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो n प्लस 1 n इंटू एक्स रेज टू n, तो ये कैंसिल होगा, है कि नहीं। सो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा फाइनली किसका, x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का, ये क्या आएगा, x रेज टू n आएगा। इट मीन्स दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ किसका, तो x रेज टू n है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n with respect to x is nothing but x raised to n plus 1 by n plus 1 n plus constant of c, करेक्ट है। तो यहाँ पे ना आप एक चीज़ ज़रा सा ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है, कि ये जो पैटर्न है समझने की कोशिश करिएगा। डिफ्रेंसिएशन का क्या ये रिवर्स प्रोसेस है क्या, उसमें जो जो चीज़ें हो रही थी ना उसकी उल्टी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो sin x का cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x से, ये सब देख लिया तुमने। अभी यहाँ पे मैं तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि d बाई डी एक्स जब तुमने x रेज टू n लिखा था तो यहाँ पे क्या था भाई, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 था, ठीक है। लेकिन जब x रेज टू n का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 आ रहा है और एक जो इसका एक्सेस सीरीज रहता है साथ में कॉन्स्टेंट c वो ऐड करते हैं। दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करना। डिफ्रेंसिएशन में क्या होता कि ये n को पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना, n जो पावर था n को हमने मल्टीप्लाई किया था, ओके। तो पहले हमने मल्टीप्लाई किया, क्या किया, मल्टीप्लाई, पावर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एंड उसके बाद क्या किया था हमने, पावर में एक माइनस किया था, पावर में -1 किया था, राइट। इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, पहले समझने की कोशिश करना आप इसको कि पावर में पहले मैंने 1 किया ऐड, पावर में 1 ऐड किया एंड उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है कि जो जिसको मैंने ऐड किया ना उसी से मैंने डिवाइड भी कर लिया, ठीक है, राइट। ये समझने की कोशिश करेंगे बच्चे आप। तो पहले मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे एंड पावर में -1 किया, यहाँ पे क्या किया कि पहले अभी पावर में पहले प्लस 1 कर ले रहा हूँ मैं और जो ऐड करके आया पावर उससे मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ, करेक्ट। सो यहाँ पे n और n-1, तो यहाँ पे n प्लस 1 पावर में आया और इसी से मैंने डिवाइड भी कर लिया, करेक्ट। तो यहाँ पे ना जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे उसका डिवीजन हो रहा है, जो यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे वो प्लस हो रहा है, करेक्ट है। तो वो चीज़ें मतलब यहाँ पे प्रोसेस भी आपको थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा कि भाई सारी की सारी चीज़ें ना उसका रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए आप कि जैसे यहाँ पे है ना ए रेज टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए लिखा था, राइट है। तो यहाँ पे क्या था, इंटू में था, लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हो तो ये क्या है, डिवीजन में आ गया है ना। सिंपल है, याद रखना। एंड ई रेज टू एक्स तो सबसे बेचारा टाइप का फंक्शन होता है भाई, है ना, इसको बेचारा फंक्शन कहते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करो इसको इंटीग्रेट करो, कोई अंतर ही नहीं पड़ता है ना। ई रेज टू एक्स ही रहता है हमेशा, राइट। तो सबसे सिंपल होता है, इसको याद रखना, इसको कोई भी याद रखता है, ठीक है। और इसको जिसने याद नहीं रखा ना समझ लो गॉन केस है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है यार, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बहुत ही आसान है अगर आप डिफरेंशिएशन सारा क्लियर रखते हैं आप तो। अच्छा, और अलजेब्रिक फंक्शन के कुछ और भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, मैं उसको भी देखता हूँ। जैसे हमने 1/x की बात की अभी, वो तो हमारा लॉगरिथमिक आ गया, ठीक है। 1/x का log x हो गया और x रेज टू n का देख लिया हमने। इसके बाद 11th वन है ना, मैं अगर 1/x² डिफरेंशिएशन पहले लिख लेता हूँ कि d/dx ऑफ, अच्छा रूट x की पहले बात करता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन सर 1/2 रूट x होता है। अच्छा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट x क्या लिखोगे आप? सर बड़ा सिंपल है, रूट x प्लस ही होगा और क्या होगा, है ना। सही बात है बच्चे। नेक्स्ट d/dx ऑफ, अगला 1/x क्या होता है सर? दिस इज -1/x²। मैंने आपको क्या कहा था, माइनस राइट साइड पे देखो, उसको लेफ्ट साइड पे लेके आओ। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या लिखोगे आप? सर ये -1/x एंड प्लस कॉन्स्टेंटम c हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सही है। एंड इस तरीके से हमने यहाँ पे जितने भी हमारे पास बेसिक फंक्शंस थे डिफरेंशिएशन के, हमने उनके इंटीग्रेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। एंड उसके बाद अभी हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में किस तरीके से हम लोग
इसको देखेंगे किस तरीके से इसको याद करना है, समझना है, हम ये भी एक बार जरा देख लेते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर आते हैं, ठीक है। सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान होगा भाई कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिख रहे हैं आप, ठीक है, क्या आता है सर, दिस इज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू -1 से +1 होता है, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर रहेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। ये सो नो, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी ने डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स लिखा, बच्चा जान रहा है कि -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना है, एंड अगर इसका अगर इंटीग्रेशन और राइट साइड पे माइनस है, अच्छा नहीं लगता है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, बताया था, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या आएगा बच्चा, तो ये आएगा माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। अरे रे सर कमाल हो रहा है यहाँ पे, है ना। ये तो लेफ्ट साइड का टर्म दोनों सेम ही दिख रहा है, बिल्कुल सेम दिख रहा है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स है तो प्लस में है, कॉस इनवर्स एक्स है तो माइनस में है, डिफरेंस है भाई, है ना। या तो आप इधर माइनस ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं भाई, कोई ऐसे भी लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो याद रखने के लिए कैसे भी लिखो यार, मतलब 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दो इंटीग्रेशन प्लस साइन इनवर्स एक्स, है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स एक्स, राइट है। सिमिलरली 15th पे आइए आप, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स कैसे लिखते हो आप, सर दिस इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इट मीन्स दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, tan इनवर्स, और क्या देगा यार, है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, ये इस तरीके का करेक्ट है। एंड 16th पे आइए आप जरा, नेक्स्ट tan के बाद किसका लिखना चाहेंगे, चलो मैं cot का लिख लेता हूँ डायरेक्ट, है ना, cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, दिस इज -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब अच्छा, फिर से माइनस राइट साइड पे है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लेफ्ट साइड पे ले लेंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख लिया, राइट। तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वापस क्या होगा, माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है, दैट इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट 17th पे आइए। अच्छा यहाँ पे फिर से देखो यार, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, और यहाँ पे माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन जब डिस्कस करें ना, तो ये होगा कि भाई दो इंटीग्रेशन के, है ना, मतलब इंटीग्रल लेफ्ट साइड पे सेम रहेगा और उसका आंसर कुछ और आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर कुछ और आ रहा है, इधर साइन इनवर्स एक्स प्लस है और इधर माइनस है, राइट है। इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रैंड, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल, राइट। इसका इंटीग्रल क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स है, और यहाँ पे इंटीग्रैंड, मतलब लेफ्ट साइड पे इंटीग्रैंड सेम हो सकता है लेकिन इंटीग्रल डिफरेंट हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, राइट। यहाँ पे भी इंटीग्रैंड इसका और इसका सेम है, लेकिन राइट साइड पे जो इंटीग्रल है tan इनवर्स एक्स है या कॉट इनवर्स एक्स माइनस में है। अगला है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स की बात कर लो। तो सेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर -1, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। ये हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, राइट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सी छुपा हुआ है भाई, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ के चलना। एंड यहाँ पे अगला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, तो कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स -1 बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से राइट साइड पे माइनस है, इसको ले आओ लेफ्ट साइड पे, ठीक है, मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, है ना, और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स एंड प्लस सी, करेक्ट है। सो ये हो गया आपके पास, सारा का सारा एक साथ फॉर्मूला डिस्कस किया जा चुका है। यहाँ पे सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के आप जानते थे, हमने उनका सबका इस्तेमाल किया, और इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला यहाँ पे जो भी पॉसिबल था हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, राइट है। तो और यहाँ पे भी देखो, जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी क्या है कि इंटीग्रैंड है ना सेम है, यहाँ पे भी देखो इंटीग्रैंड दोनों का सेम है, 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 है यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे भी है। राइट साइड पे क्या है, सेक इनवर्स एक्स प्लस है तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, सेम, राइट, ये सेम है लेकिन राइट साइड पे डिफरेंट है, करेक्ट। तो साइन इनवर्स एक्स का प्लस माइनस कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का प्लस माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक्स पर एक्स प्लस में रहेगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस में रहेगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जिस तरीके से आपको बताया गया था ना कि जब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला आप याद कर रहे हो
तो जो भी सी से स्टार्ट होने वाला था, याद है कि सी से जो भी स्टार्ट होने वाला था सबका आंसर नेगेटिव आया था, नहीं याद करो आप, सी से स्टार्ट होने वाला सबका आंसर नेगेटिव आया था। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और क्या था यार, सी से एक और आता है ना, कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। तो ये सबके नेगेटिव आया था, तो यहाँ पे भी उल्टा आ रहा है क्या, मतलब नेगेटिव आ रहा है क्या। अब यहाँ पे ये सोचना होगा कि जिसका आंसर सी से आया है, वहाँ पे क्या था कि जिसको आपने डिफरेंशिएट किया है, अगर वो सी से स्टार्ट होने वाला, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है डिफरेंशिएशन में। अब आपको ये सोचना है कि कौन सा आंसर हमारा सी के साथ स्टार्ट होने वाला है, वो आंसर नेगेटिव में आएगा। जैसे यहाँ पे देख लो आप, सी से स्टार्ट होने वाला आंसर एक यहाँ पे है ना, कलर दूसरा इस्तेमाल करता हूँ जरा दिखाने के लिए सिर्फ, है ना, कि अच्छे से आपको क्लियर दिखे, डिफरेंशिएट हो जाए, है ना। ये वाला, ये माइनस में आया, सी से आया था आंसर माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स सी से स्टार्ट होता है माइनस में है, कॉसेक इनवर्स एक्स सी से स्टार्ट होता है माइनस में। और याद करो तुम, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था भाई, माइनस इंटीग्रेशन सॉरी कॉस एक्स, ठीक है, राइट है, यही तो था ना। और याद करो तुम, और याद करने की कोशिश करो, देखो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, ये किसका डिफरेंशिएशन था, कॉसेक का। तो ये कॉसेक जैसे ही आंसर आया ना, कॉसेक एक्स तो माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स आएगा, राइट है। तो ये सब जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले हैं सब के सब नेगेटिव हैं भाई। आप किसी की बात कर लीजिए, आप इनवर्स में भी बात कर लीजिए तो भी नेगेटिव आ रहा है, सी से स्टार्ट होने वाला, यहाँ पे नहीं है यहाँ पे है, और यहाँ पे भी ये 3, ठीक है। तो जो भी सी से स्टार्ट होने वाले आंसर आएंगे आपके, ठीक है, यहाँ पे आंसर आ रहे हैं सब के सब माइनस के साथ आंसर देकर के जाएगा आपको। इज इट क्लियर। सो अभी हम लोग अब आगे बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि इसके अलावा किसी तरह के दूसरे तरीके के फंक्शंस आ गए, ठीक है, तो हम वहाँ पे किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, कि जिस तरीके से वहाँ पे आपको बताया था, राइट, कि याद होगा चेन रूल हमने अप्लाई किया था, रिमेंबर कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन कल को अगर साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन आ गया तो आप क्या करते थे, अगर याद है वो चीज़ तो आप यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से समझ जाओगे। मैं एक दो यहाँ पे समझा रहा हूँ, फिर आपको जनरलाइज करके आपको बता दूंगा कि किस तरीके से होगा काम, ठीक है, राइट। पहले तो सबसे पहला मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे देख रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या था, कॉस एक्स प्लस, है ना, कॉस एक्स था, राइट है। तो यहाँ पे लिखा था तुमने कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन था, ठीक है, ये था साइन एक्स, राइट है। मैं इसको यहाँ पे रहने दे रहा हूँ, अब जरा दूसरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं। अभी साइन एक्स की जगह मैं साइन ए एक्स प्लस बी ले लेता हूँ कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी, और चेन रूल अप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी समझने की कोशिश करना, ये क्या है बेटा, ये कांस्टेंट है, मतलब इसको इस तरीके से भी सोचा जा सकता है क्या कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड डिवाइडेड बाई ए, और इसका आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा सर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी आएगा, राइट है जी, बिल्कुल सही बात है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी अगर आया, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड डिवाइडेड बाई ए एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे सी जो रहा होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपके पास ये x का वैल्यू, यहाँ पे x का जो वैल्यू है, आप इसको अगर रिप्लेस कर रहे हो किसी लीनियर फंक्शंस के साथ में, ठीक है, किसी लीनियर फंक्शन के साथ, जैसे यहाँ पे x की जगह ax प्लस बी, लीनियर फंक्शन मतलब समझते हो कि ax प्लस बी का फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। कल को अगर ax स्क्वायर प्लस बी का फॉर्मेट आ गया तो हम लोग यहाँ पे इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन में फिर यहाँ पे हम लोग उसको फॉलो नहीं करने वाले हैं। स्ट्रिक्टली सिर्फ लीनियर फंक्शंस के साथ जो फंक्शंस प्रेजेंट रहेंगे सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो लीनियर फंक्शन के अलावा रहेंगे, क्यूबिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, फोर्थ पावर का हो गया, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर साइन ऑफ कल को साइन ऑफ tan x आ गया, ठीक है, साइन ऑफ e रेज़ टू x आ गया, उस तरह के फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉम्पोजिट फंक्शन की बात कर रहा हूँ। बट जो कॉम्पोजिशन है उसका सिर्फ ये लीनियर फैक्टर के साथ में होना चाहिए, लीनियर फंक्शन के साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का रहा तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है ना उससे डिवाइड हो रहा है। आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा था कि मल्टीप्लाई हो रहा था, x का जो कोएफिशिएंट था, है ना,
क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ए एक्स प्लस बी का लोगे तो b का तो डिफ्रेंसिएशन 0 देखी जाएगा और ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन a देखी जाएगा, मतलब x का कोएफिशिएंट खाली बचेगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग जब डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तब, है ना। लेकिन जब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना तो उसी फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, राइट है। मतलब अगर मैं यहाँ से जनरलाइज अभी कर रहा हूँ तो मैं जनरलाइज करके इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स लिखा मैंने बच्चा, ठीक है, प्लस सी। देन इसी तरीके से अगर x की जगह ए एक्स प्लस बी को रिप्लेस किया, ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है ये तुमको क्या देखा जाएगा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड डिवाइडेड बाय ए एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी, ठीक है, ये देखा जाएगा तुमको, करेक्ट है। तो ये ध्यान में रखो तुम इसको, ये इंपॉर्टेंट है कि जब इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके पास x की जगह लीनियर फंक्शन से ये रिप्लेस हो रहा है ये वैल्यू, ठीक है, जो टर्म है फंक्शन का, तो आप सिंपली x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर समझना चाहते हैं इसको तो बहुत अच्छे तरीके से अभी आप समझ लेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे गौर से देखिएगा इसको कि किस तरीके से यहाँ पे काम हम लोग करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले याद करना ये आपका काम है, ठीक है। फॉर्मूले लास्ट में मैं आपको लेक्चर के लास्ट में जो स्लाइड आएगा उसके ऊपर मैं डिस्प्ले कर दूंगा इकट्ठे एक जगह पे सारे के सारे फॉर्मूले, तो वो सारे के सारे फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा ताकि कोई भी तकलीफ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ना आए, ठीक है। मैं अभी इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेता हूँ जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया। मैं कह रहा हूँ बताओ भाई कि साइन ऐसा 2x + 3 ले लिया सपोज, ठीक है, 2x + 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या था याद करो, साइन x का इंटीग्रेशन कॉस में था, है ना, कॉस, जैसे ही सी आया माइनस आएगा दिमाग में, 2x + 3 हो जाएगा एंड x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड कर लो प्लस सी, खत्म, ठीक है। कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, ऐसा आ गया कल को, ठीक है, 4x² + 1 आया, ठीक है। अभी सोचोगे ये तो मुश्किल है सर, ये तो सवाल पता ही नहीं, मतलब इस तरीके का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो समझने की कोशिश करना, दिमाग शांत करके रखना एंड यहाँ पे इसको ऐसे सोचो, 4x² को क्या ऐसा लिखा जा सकता है, राइट है। तो ये अभी ये सोचो, अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे सोचो भाई तुम 1 + 2x का होल स्क्वायर, 1/1 + x² किसका डिफरेंशिएशन था, तो ये tan इनवर्स x का था ना, ओके। मतलब अगर यहाँ पे खाली x रहता तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता था, लेकिन यहाँ पे x नहीं 2x है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x एंड नीचे में x का जो कोएफिशिएंट है चूंकि ये लीनियर है ना, तो इसे डिवाइड कर लेंगे प्लस सी, राइट है, इस तरीके से। दूसरा कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे e आया 5x - 8 है ना, इसका इंटीग्रेशन बता देंगे आप, तो e का इंटीग्रेशन e मतलब यहाँ पे 5x - 8 है तो 5x - 8 लिखेंगे एंड डिवाइड कर लीजिए x के कोएफिशिएंट से प्लस सी। दूसरा अगला क्वेश्चन कोई है ना, आप ऐसी बात कर लीजिए भाई 5 - 8x है, अभी ऐसा ले लिया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो नहीं दिमाग में कुछ आया तो आप इसको सीधा x से रिप्लेस करके सोचो कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, सर इसका इंटीग्रेशन log x + c होता था, तो अभी इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, तो log ऑफ x की जगह रिप्लेस हो गया 5 - 8x, तो मैं 5 - 8x लिख लूँगा एंड इंटू क्या होगा, तो x का कोएफिशिएंट क्या है -8, तो इंटू -1/8 है ना, मतलब -8 से हमने डिवाइड कर लिया, ऐसा हुआ, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से भाई मतलब माइनस ऑफ log ऑफ 5 - 8x/8, राइट, ये आएगा आंसर तुम्हारा। सो इस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई करेंगे एंड बढ़ते हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और रियली इट्स अ फन, है ना, सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन इज रियली अ फन फन नहीं मतलब फन है भाई, सच में फन है। तो ध्यान रखिएगा कि बस आपको फॉर्मूले सारे के सारे याद होने चाहिए, अगर वो फॉर्मूले याद हैं तो बहुत ही सिंपल लगेगा आपको इंटीग्रेशन। बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर हम, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास है ये x3 + 3x का इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो आप इसको आप अलग अलग करके सोचें, ठीक है, x3 का इंटीग्रेशन प्लस 3x का इंटीग्रेशन, ठीक है। सो x⁴n का इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं आप, सो x⁴n + 1/n + 1 एंड प्लस c1, मैंने कोई कांस्टेंट इसके साथ c1 रखा, ठीक है, एंड प्लस 3x का इंटीग्रेशन, सो 3x/log ऑफ
3 एंड प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट C2 इस इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। तो C1 प्लस C2 को मैं अगर साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो ये दोनों कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके मैं C लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, x⁴/4 प्लस 3x बाई log 3 लिखोगे एंड प्लस कोई कांस्टेंट टर्म C, राइट है। तो ये पहले का आंसर आ गया, बड़ा सिंपल है। अभी इसमें बढ़ेंगे हम लोग आगे, तो यहाँ पे शायद अभी देखो, अब यहाँ से तुम्हारे पास जो है ना इसका इस्तेमाल लगेगा, ठीक है। अगर ये तुम्हारे पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। अब कैलकुलेशन है यहाँ के आगे खाली, ठीक है, कैलकुलेशन। तो अभी दिमाग लगाओ भाई कि इसको किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाएगा, है ना। यहाँ पे दिमाग बहुत ज़्यादा रहता है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे अगर ऊपर के टर्म को और नीचे के टर्म को ध्यान से देखोगे तो अगर न्यूमरेटर में मैंने √x कॉमन लिया, ठीक है, √x, तो यहाँ पे 1 प्लस √x लिखा तो जा ही सकता है भाई, राइट है। एंड नीचे में तो सेम टर्म है 1 प्लस √x, सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो इसको अगर कैंसिल करोगे तो ये तो बिल्कुल हो जाएगा, हंसते हंसते हो जाएगा, है ना। तो ये √x बच गया। तो √x का मतलब क्या होगा, तो √x का मतलब होता है x⁻², ठीक है। अब इसका गलती से यहाँ पे 1/2 √x मत लिख लेना, क्योंकि √x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 √x, इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आप x⁻n के फॉर्मूले से करोगे, सो x⁻n + 1 बाय n + 1 एंड प्लस c, तो ये आएगा 3/2। तो x⁻3/2 बाय 3/2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, मतलब ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 × x⁻3/2 बाई 3 एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, दैट्स द आंसर, राइट। कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन, अभी यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे ना एक लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, सो e⁻log x⁻e, है ना। इसका वैल्यू जो होता है ना x हो जाता है, ठीक है। या फिर इन जनरल मान लो कि a है, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाता है e, मतलब यहाँ पे ये बेस और लॉग का बेस सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये जो इसका लॉग का जो टर्म है ना, वही सिर्फ बचता है, ठीक है। ये जो टर्म यहाँ पे बच गया आपके पास, राइट। इस आर्ग्यूमेंट, इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं हम लोग, तो आर्ग्यूमेंट सिर्फ आंसर आता है ए, ठीक है। तो लॉग का जो आर्ग्यूमेंट रहेगा वही आपका डायरेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, तो e⁻log मैं ऐसा लिख लेता हूँ x⁻4, कुछ नहीं दिया है बेस में, इसका मतलब e ही रहा होगा, माइनस e⁻log x⁻5, बेस यहाँ पे भी e ही रहा होगा, एंड डिवाइडेड बाय x⁻5, सही बात है। तो यहाँ पे ये वाला टर्म देखो, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ इसका आर्ग्यूमेंट बचेगा, तो ये हो जाएगा x⁻4 माइनस x⁻5 यहाँ पे भी, एंड बाय, चूँकि यहाँ पे दोनों बेस सेम है, एंड बाय x⁻5 का इंटीग्रेशन, है ना। तो बचेगा क्या हमारे पास, अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/x और यहाँ बचेगा -1, इसका इंटीग्रेशन। सो 1/x का इंटीग्रेशन, व्हाट यू राइट दिस एज log x, एंड -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ था, डायरेक्टली सोचो आप, ठीक है। 1 किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ था, x का, है ना। मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x हो जाएगा एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c आ जाएगा, ठीक है, राइट है। अच्छा अभी यहाँ पे आएंगे जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, मैंने बोला जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे दिमाग के ढक्कन खुलने चाहिए, ठीक है। पिछली बातें आपको याद आनी चाहिए जो आप 8-9 में पढ़े हो। अगर आपको 8-9 के फॉर्मूले वगैरह याद हैं, कॉन्सेप्ट्स याद हैं, कैलकुलेशन आप जानते हो, सिंपल है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में x³ है और नीचे में x-1 है, क्या किया जाए, तो दिमाग में आया कि सर अगर इसमें -1 किया जाएगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला सेट हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से सेट होगा देखिए आप, तो x³ -1 किया, तो अगर आप -1 कर रहे हो तो +1 करना भी तो बनता है, बिल्कुल बनता है सर। तो -1 एंड यहाँ पे dx, राइट है। तो इस तरीके से लिखा। अभी x³ -1 मैं इसको सेपरेट करता हूँ, आई मीन ब्रेक करता हूँ, तो x-1 एंड इंटू x² + x + 1, फॉर्मूला सभी बच्चों को मालूम होगा, एंड x-1 यहाँ पे रह गया, एंड प्लस 1/x-1, इसको अलग से मैंने लिख लिया, सही है, सही बात है। तो ये इस तरीके से है हमारे पास। यहाँ पे भी 2 इंटीग्रेशन मिलेंगे हमें, ठीक है। तो पहला इंटीग्रेशन अगर मैं इसको सिर्फ लेके ही चल रहा हूँ तो x-1 कैंसिल होगा, बचेगा क्या बच्चे, x² + x + 1 का इंटीग्रेशन बचेगा सर, और दूसरा क्या बचेगा सर, तो यहाँ बचेगा आपके पास 1/x-1 का इंटीग्रेशन, राइट है। अच्छा तो x² का इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे आप, x³/3 लिखोगे, +1/+1 करोगे, मतलब 2 + 1/2 + 1। x का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x²/2 लिखोगे, है ना। x का इंटीग्रेशन मतलब x⁻1 है ना, तो x⁻1 + 1/1 + 1, एंड 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और ये क्या है 1/x-1, मतलब इसका इंटीग्रेशन log of x-1,
एंड प्लस कांस्टेंट टर्म से, ठीक है। सो दैट्स द फाइनल आंसर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को, इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को। इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमें फॉर्मूला याद नहीं होता है। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम पे वर्क करिए एंड उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए, फॉर्मूला याद करिए। एंड पीछे के जितने भी अलजेब्रा के फॉर्मूले थे, मतलब मैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ की बात कर रहा हूँ, एंड जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे, आपको सारे के सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, अलजेब्रा के, आप सब याद कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए फ्रॉम 8th 9th स्टैंडर्ड। जो भी चीज़ें हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सारे के सारे फॉर्मूले बेसिक से लेकर के अब तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ टाइप के, ठीक है, उस सबको याद कर लीजिए, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज टाइप के उन सभी फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस को भी, एंड साथ में इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब हम लोग इंटीग्रेशन में एंटर कर चुके हैं, तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अब डिफ्रेंसिएशन से अब चलो, ठीक है। तो अब रेफरेंस ले सकते हो कि भी किस तरीके से फॉर्मूले याद करना है इंटीग्रेशन के, तो उसके रेफरेंस के लिए आप डिफ्रेंसिएशन का इस्तेमाल कर सकते हो, बट वो लंबे रेस के लिए काम नहीं आएगा। अगर इंटीग्रेशन काफ़ी लंबा टॉपिक है और लंबे रेस में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो इंटीग्रेशन के खुद के फॉर्मूले आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू याद करने पड़ेंगे। और फॉर्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप रटो मत उसको, ठीक है। बैठ जाओ, पेन पेपर लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करके फॉर्मूला अपने आप आएगा। फॉर्मूला एक बार नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप पीछे पलट करके देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है। एक बार आपने उसको सॉल्व किया ना, सेकेंड टाइम जब सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वो फॉर्मूला अपने यहाँ पे आपको याद आएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है। मैंने भाई जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, तो मैं इस तरीके से मैं करता था, कभी फॉर्मूले को मैंने रटा नहीं है। क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करते थे। भाई लगेगा तो मतलब इंटीग्रेशन मेरे को 50 क्वेश्चन मिले, 50 में से 50 क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, भले ही उसमें से 20-25 क्वेश्चन ही हो मेरे से, लेकिन जितना होगा उतना करूंगा मैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने की ट्राई करो, और सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। मैं ये नहीं कहूँगा एक बड़े क्वेश्चन ले लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करिए। मैं यहाँ पे एकदम से छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस के साथ आपके लिए स्टार्ट किया मैंने, तो आप भी इस तरीके से करिए। सबसे सिंपल वाला जो क्वेश्चन है आप वहाँ से स्टार्ट करिए, वहाँ से आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन होगा, फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चंस पे धीरे धीरे आप आइए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सिलसिलेवार ढंग से आप करेंगे, इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, बहुत ही आसान लगेगा। एंड आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, एंड नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फिर से मिलेंगे। एंड अब यहाँ से जो स्टार्ट हुआ अभी इंटीग्रेशन का लेक्चर, ये सीरीज़ बहुत लंबा चलने वाला है, तो हर एक लेक्चर को आप कंटिन्यूसली देखिए, कोई भी डिसकंटिन्यूटी उसमें नहीं आनी चाहिए। जहाँ आपने डिसकंटिन्यूटी मेंटेन की कहीं भी, ठीक है, जहाँ भी आपने कहीं डिसकंटिन्यूटी आपने स्टार्ट करी, तो वहाँ से आपका इंटीग्रेशन डिसकंटिन्यू हो जाएगा, समझना। तो इस वजह से आप कनेक्टेड रहिए हमेशा। जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं, हर लेक्चर को देखिए, समझिए, कोई डाउट आ रहा है बिल्कुल पूछिए। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बहुत सारे बच्चों के आते हैं, सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। अरे नोटिफिकेशन तब आएंगे जब आप बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे। तो अगर नहीं मालूम है ये चीज़, तो आप बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड किया जाता है, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड जो भी चीज़ें यहाँ पे अपलोड की जा रही है, हर एक कंटेंट का फ़ायदा उठाइए आप। कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डिफ़िकल्टी आया, you can personally WhatsApp me your problem, or you can comment your problem in the comment box on my channel. I will give you the solution at its earliest. Okay, so thank you everyone. Thanks for watching my channel BST. Keep watching BST, keep learning from BST. Thank you, thanks a lot.